प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम एपिसोड की शुरुआत में छठी कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी का अध्याय आओ लिख ले नई कहानी। हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे आज और फिर उसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा में हिंदी का अध्याय मिठाई वाला। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज। फिर हम 8वीं कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी का अध्याय बड़े भाई साहब। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, तो आज हम अपनी कविता आओ लिखने नई कहानी का भाग 2 पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में कविता को पढ़ेंगे और कविता को समझेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा था। मतलब हमने हमारी पिछली वाली जो वीडियो थी, मतलब भाग 1 जो था, हमने उसमें क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा था कि अगर बेटी शिक्षित तो सभी लोग शिक्षित, और देश पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। यानी कि बेटा बेटी दोनों अगर शिक्षित होंगे तो सभी लोग शिक्षित होंगे, ठीक है। और अगर हमारा देश पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होंगे। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेंगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। तो हम देखते हैं कि कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें कवि कहता है कि अब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सभी के हाथों में किताब होंगी और सभी घरों में लोग शिक्षित होंगे। अनपढ़ यानी बिना पढ़ा लिखा नहीं होगा, सभी लोग पढ़े लिखे होंगे। बेटी युग सम्मान पर्व है, ज्ञान पर्व है, दान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जीवन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया बोली है, बेटे युग की हवा सुहानी। बेटे युग के नए दौर की आओ लिख ली नई कहानी। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि बेटियों का युग सम्मान त्योहार के समान है और बेटियों का युग जो है वो ज्ञान त्योहार के समान है और बेटियों का युग दान त्योहार के समान है। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी।
तो इसमें कवि कहता है कि जो नानी वाले युग की कहानी है, मतलब नानी वाले समय की जो कहानियां है वो अब पुरानी हो चुकी है। अब बेटियों के युग की हवा, मतलब अब बेटियों का समय, तो अब बेटियों के बारे में लिखते हैं। वो कहानियां पुरानी हो चुकी हैं। तो हमने आज इस वीडियो में क्या सीखा कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और दोनों को पढ़ना और आगे बढ़ना जरूरी है। पाठ को पढ़ने के बाद अब बारी है पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की। इस वीडियो को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो के शुरुआत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सभी बच्चों को उन प्रश्नों को समझ के कविता को पढ़ के उत्तर देना है। उत्तर की जांच के लिए वीडियो के अंत में कुछ बिंदु दिए गए हैं जिससे आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपना देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत खुश होंगे क्योंकि आज का हमारा पाठ भी बहुत ही खुश कर देने वाला है। पाठ का नाम है मिठाई वाला। आप सभी को मिठाई खाना तो बहुत पसंद होगा। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम मिठाई वाला के बारे में क्या जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फेरी वालों के जीवन के बारे में। अब ये फेरी वाले कौन होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बच्चों, आप सभी ने अपने गली मोहल्ले के आसपास घूम घूम कर चीजें बेचने वाले लोगों को तो देखा ही होगा। कुछ लोग गुब्बारे बेचते हैं तो कुछ लोग खिलौने इत्यादि, या फिर आइसक्रीम, बर्गर इत्यादि बेचने वाले लोग, और कुछ लोग फल इत्यादि भी बेचते हैं। ऐसे लोग जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, इन्हें फेरी वाले कहते हैं। फेरी वाले दरअसल फेरी लगाकर यानी जगह जगह घूमकर अपना सामान बेचते हैं। इन लोगों का जीवन कैसा होता है? लेखक ने इनके जीवन पर प्रकाश डालकर ये कहानी लिखी है। आइए जानते हैं कैसा होता है फेरी वालों का जीवन। इस कहानी का नाम है मिठाई वाला। आप सभी बच्चों को कहानी में ध्यान रखना है कि मिठाई वाला कौन है। आइए शुरू करते हैं ये पाठ शुरू करने से पहले आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मादक का अर्थ होता है नशीला। स्नेहाभिषिक्त का अर्थ होता है प्रेम से भरी। युवतियां यानी औरतें। अंतर्व्यापी का अर्थ होता है के मध्य या के अंदर। पुलकित का अर्थ होता है खुश होना, और मृदुल का अर्थ होता है कोमल। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं ये बहुत ही प्यारी सी रोचक कहानी शुरू होती है। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता,
बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसा लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इचका क्या दाम है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसने कभी इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरलियां बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या लाभ मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। अच्छा बच्चों, आपको ध्यान है ना, मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि हम पाठ पढ़ रहे हैं मिठाई वाला, और इसमें कौन है मिठाई वाला, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो अब तक हमने जो कहानी पढ़ी उसमें ये जाना कि खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया करता था और सस्ते खिलौने बेचा करता था। फिर 6 महीने बाद मुरली वाला अपनी मुरलियां बेचने आया। वह भी बिल्कुल खिलौने वाले जैसा ही दिखता था। बच्चे उस खिलौने वाले और मुरली वाले के लिए बहुत ही उत्साही थे। जैसे ही खिलौने वाला या मुरली वाला उस गली मोहल्ले में आता, बच्चे उसके आगे पीछे घूमने लगते। यहाँ पर फेरी वालों की आवाज भी आप देख सकते हैं। किस प्रकार फेरी वाले तरह तरह की मधुर आवाज निकालकर लोगों को अपने सामान खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी बाजार तो गए ही होंगे। वहां पर आपने दुकानदारों को तरह तरह की आवाज लगाकर अपना सामान बेचते तो देखा ही होगा। ठीक उसी प्रकार फेरी वाले भी तरह तरह की आवाज निकालकर लोगों को अपने घर से निकलने पर मजबूर कर देते हैं। पर बच्चों,
कहानी का नाम तो है मिठाई वाला, पर अभी तक कहानी में किसी भी मिठाई वाले का जिक्र नहीं हुआ है। हो सकता है आगे हो, जिसके लिए आपको आगे की वीडियो देखनी होगी। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फेरी वाला क्या क्या बेचा करता था और बच्चे फेरी वाले को क्यों पसंद करते थे, क्योंकि फेरी वाला सस्ते दामों पर खिलौने और मुरलियां बेचा करता था। बच्चों, आगे की वीडियो को देखने के लिए आप घर जाकर एक बार इस कहानी को जरूर पढ़िए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये वीडियो प्रेमचंद के बारे में देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के विषय बिंदु इस प्रकार हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में जानेंगे कि प्रेमचंद का जीवन कैसा था, इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, इनकी कितनी रचनाएं थी इत्यादि। इसके बाद हम इनके द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब के प्रसंग को जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार को कौन नहीं जानता, जिनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि उर्दू साहित्य में भी एक विशेष महत्व रखते हैं। इनकी कहानी में मानवीय भावना और समाज सुधार की चेतना थी, इसीलिए लोग इन्हें मानवतावादी और सच्चा समाज सुधारवादी भी कहते हैं। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां, 11 हिंदी उपन्यास और 13 उर्दू उपन्यास लिखे। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रेमचंद उर्दू साहित्य में भी एक विशेष स्थान रखते हैं। प्रेमचंद ने अपने लेखन जीवन की शुरुआत उर्दू साहित्य से की। उर्दू साहित्य में इन्होंने नवाब राय नाम से लेखन प्रारंभ किया। इसके बाद इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन, निम्न और मध्य वर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है। ग्रामीण जीवन वह जीवन होता है जो गांव में बिताया जाता है, और निम्न जीवन और मध्य वर्गीय जीवन उस जीवन को कहते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और संसाधन के बंटवारों के स्तर पर समरूप नहीं है, जिसका वर्णन प्रेमचंद ने अपनी कहानी में बहुत किया है। यही इनकी विशेषता भी है। इनकी कहानियों में उर्दू भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे इनकी कहानी में एक स्वाभाविकता आई है, बहुत ही रियलिटी आई है। और क्योंकि इनकी कहानी में स्वाभाविकता है, इसीलिए इनकी कहानी में भाव अपने आप चले आए हैं। इनकी कहानी भाव प्रवीण भी है। आइए अब हम इनके द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब का प्रसंग जानते हैं, उसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी के मन में बड़े भाई का नाम सुनकर एक ऐसी छवि उत्पन्न होती होगी जो आपको डांटते होंगे, आपका ध्यान रखते होंगे और कभी कभी ऐसी सलाह देते होंगे या ऐसा काम करने को कहते होंगे जो आप सामान्य तौर पर नहीं करना चाहते, किंतु वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रेमचंद की इस कहानी में भी यही देखने को मिलता है। यहां पर बड़े भाई की भूमिका किसी घर परिवार के बड़े भाई की तरह नहीं है। यह एक आदर्श जीवन की सच्चाई है कि एक आदर्श जीवन कैसे आदर्श बनता है, उसे बनने के लिए क्या क्या प्रयास करने पड़ते हैं, उसका वर्णन किया है। और यह वर्णन प्रेमचंद ने स्वयं नहीं किया, यह उस बड़े भाई के एक छोटे भाई ने किया है। यानी ये कहानी प्रेमचंद ने छोटे भाई के दृष्टिकोण से लिखी है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता। यह कहानी एक भूमिका पलट विधा पर आधारित है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े लोगों को ही अधिकार होता है कि वह छोटों के चरित्र की व्याख्या करें, उसका मूल्यांकन करें, किंतु यहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई के चरित्र का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है और एक सटीक
रेखा चित्र प्रस्तुत किया है अपने बड़े भाई का। आइए अब हम यह कहानी पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। पेश है प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। अगर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। उन्हें मेरी नसीहत और निगरानी का जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चूहों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता, न कोई तालमेल। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब तक की कहानी में छोटा भाई अपने बड़े भाई का एक सरल सा रेखा चित्र प्रस्तुत कर रहा है। आइए जानते हैं कि अब तक की कहानी में हमने क्या कुछ समझा। अब तक की कहानी में हमने देखा कि छोटा भाई किस प्रकार अपने बड़े भाई के चरित्र का मूल्यांकन कर रहा है, बता रहा है कि उसके बड़े भाई कितने आदर्श हैं उसके लिए, जो कि उससे 5 साल बड़े हैं और 9वीं कक्षा में पढ़ते, और इस कक्षा में आने के लिए उन्हें कई बार 8वीं कक्षा में फेल होना पड़ा। वह 9वीं कक्षा में भी कई बार फेल हो चुके हैं, किंतु वह इसको नकारात्मक रूप से ना लेकर सकारात्मक रूप से लेता है। वह बताता है कि उसके भाई शिक्षा को बहुत ही बारीकी से लेते हैं, और इसीलिए वह नींव को मजबूत करने के लिए एक ही कक्षा में 2-2, 3-3 बार पढ़ते हैं। जो छोटा भाई था वह 5वीं कक्षा में था, और वह बताता है कि किस प्रकार उसके बड़े भाई साहब उसे प्रेरित करते थे, उसके आदर्श बन चुके थे। यहां पर छोटे भाई ने यह बताया है कि उसके बड़े भाई पढ़ाई में कमजोर थे, और अपनी इस कमजोरी को वो छुपाते थे कि इसका प्रभाव उनके छोटे भाई पर ना पड़े, और उनका छोटा भाई भी उसका बहुत सम्मान करता था। वो बताता था कि वह बड़े भाई हैं जिनकी रचनाओं को, शब्दों को और चरित्र को समझना उसके बस की बात नहीं। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, फिर भी बड़े भाई साहब प्रयास करते थे, पढ़ने का प्रयास करते थे, जिससे उनके छोटे भाई को प्रेरणा मिले। यहाँ पर आप सभी ने देखा कि किस प्रकार प्रेमचंद की इस कहानी में आदर्श जीवन की सच्चाई देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेमचंद कौन थे, प्रेमचंद की रचनाएं कैसी हैं, उनका जीवन कैसा है, उनकी रचना शैली कैसी है। इसके बाद हमने बड़े भाई साहब कहानी किस विषय पर आधारित है यह भी जाना, और जानने का प्रयास किया प्रेमचंद की इस अमर कहानी को। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप घर जाकर इस पाठ को जरूर पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने के बाद आप स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजी7 के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा हिंदी का अध्याय आओ लिख ले नई कहानी। फिर हमने 7वीं कक्षा में भी पढ़ा हिंदी का अध्याय मिठाई वाला। साथ ही 8वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा हिंदी का अध्याय बड़े भाई साहब। चलिए
अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल छठी कक्षा में पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर सिम्बा। 7वीं कक्षा में भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर अटिला और 8वीं कक्षा में भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर काली एंड रैट स्नेक। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DG7 इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।